नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या है, साइन और सिम्टम क्या होते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और बच्चों में प्री डायबिटीज़ कैसे मिलती है। दोस्तों, प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ के पहले की कंडीशन। जब डायबिटीज़ हमें डायग्नोस होती है उसके कई सालों तक, 5-10 सालों तक हम प्री डायबिटीज़ के फेज़ में रहते हैं। अगर इस फेज़ को हम रिकॉग्नाइज करके और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ की डेफिनेशन ये होती है कि हायर देन नॉर्मल ब्लड शुगर है बट नॉट हाई एनफ, मतलब इतना हाई नहीं है कि उसको डायबिटीज़ बोले, पर नॉर्मल से हाई होता है और जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस से बड़ों में और बच्चों में इसको हम लोग रोक सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से बिल्कुल रोक सकते हैं या बहुत डिले कर सकते हैं। ये इसकी गुड न्यूज़ है। साइन और सिम्टम क्या है इसके? यूजुअली कुछ मिलता नहीं है साइन और सिम्टम में, लेकिन एक पॉसिबल साइन मिल सकती है, वो ये कि स्किन की डार्कनिंग कई एरियाज़ में नोटिस करते हैं। मतलब गर्दन के पास स्किन थोड़ी डार्क हो जाएगी या आर्मपिट्स में डार्क हो जाएगी या नकल्स, जो उंगलियों के नकल्स होते हैं यहाँ पे, या नीज़ पे, एल्बोज़ पे, जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड है वहाँ पर ये स्किन डार्कनिंग मिल सकती है। और सिम्टम तो तभी मिलेंगे जब प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डायबिटीज़ के सिम्टम्स मिलने लगे, मतलब प्यास लगने लगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगे, एक्सेसिव हंगर होने लगे, फटीग होने लगे, ब्लड विजन धुंधला दिखने लगे, तो मतलब आपकी प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो रही है। ये इसके साइन हैं जब प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में कन्वर्ट होती है। कॉजेज़ इसके क्या है प्री डायबिटीज़ के? फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर घर में सब लोगों की फिज़िक ओबीस या ओवरवेट की तरफ है या जेनेटिक्स में है तो इसके होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसा कि हम जानते हैं, ओवरवेट होना या पेट पे एब्डोमेन एरिया में ज़्यादा चर्बी का होना, ये सारे जो है कॉजेज़ हैं। रिस्क फैक्टर इसका क्या है? रिस्क फैक्टर है वेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेस्ट साइज, अगर आपकी कमर ज़्यादा चौड़ी है, डाइट, अगर आप रेड मीट या प्रोसेस मीट लेते हैं और वेजिटेबल, फ्रूट्स और हाई फाइबर डाइट नहीं लेते हैं तो भी एक रिस्क फैक्टर है। इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। एज, उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ जाता है प्री डायबिटीज़ का और डायबिटीज़ का। फैमिली हिस्ट्री, जैसा कि पहले बताया। रेस, यानी कि ये भी डिस्कस हो चुका है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स और स्पेनिश लोगों में और एशियंस में भी, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा, ये अब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है हमारा हिंदुस्तान, ये है। अगर किसी माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी तो उस बच्चे को भी रिस्क है। माँ को तो रिस्क है ही है, बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ होने का वो उस बच्चे को भी रिस्क होता है। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसको भी फ्यूचर में प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने का रिस्क है। किसी को स्लीप एपनिया है उसको भी रिस्क है। इस पर वीडियो बनाऊंगी जैसा कि पहले वीडियो में बताया है। और कोई स्मोकर है उसको भी रिस्क है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। और ये कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि प्री डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताया है, उसी तरीके से जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, वो और प्री डायबिटीज़ के, ये एकदम बिल्कुल ओवरलैप करते हैं। इसीलिए पहला वीडियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे बनाने के बाद मैंने ये वीडियो प्री डायबिटीज़ पे बनाया है और इसके बाद डायबिटीज़ पे बनाऊंगी, ताकि ये सारे इंटर रिलेशन जो है इसका आप समझेंगे, और अगर समझेंगे तो अवॉइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में ये कन्वर्ट ना हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर, कॉजेज़, ये जानने के बाद ये समझिए कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं प्री डायबिटीज़ के। ये देखा गया है कि जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ होती है, मतलब अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है, उन लोगों को साइलेंट एमआई हो सकता है। मतलब उनका हार्ट अटैक होगा तो उनको पता नहीं चलेगा, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसको साइलेंट एमआई बोलते हैं।
और इन लोगों को किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, डायबिटीज़ भी नहीं है और प्री डायबिटीज़ में वो 5-10 साल तक हैं, फिर उनको किडनी में प्रॉब्लम्स होने लग सकती हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्री डायबिटीज़ में अगर कोई है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, किडनी डिजीजेस, नर्व डैमेज, विजन प्रॉब्लम और एम्प्यूटेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। मतलब प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होगा और फिर और कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्री डायबिटीज़ को भी आप एक तरह से डायबिटीज़ मान के अगर चलेंगे और उसी हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो ये सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो सकते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जिस व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिल रहा है वो प्री डायबिटिक हो, या कोई प्री डायबिटिक हो, उसका बीपी भी बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल भी डिरेंज हो, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, इसको समझिए। प्रिवेंशन क्या करना है? जैसा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जानते हैं, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए कम से कम रोज़ 30 मिनट, एक्सेस वेट को लूज़ करिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखिए, स्मोक मत करिए। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर है और 125 से नीचे है, वो है प्री डायबिटिक। 100 से नीचे नॉर्मल होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, लेकिन 100 से 125 के बीच में है वो है प्री डायबिटिक। 125 के ऊपर जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर है वो है डायबिटिक। और इसका जो है हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जब करते हैं, मतलब शुगरी ड्रिंक देने के बाद 2 घंटे बाद फिर से उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग करने के बाद फिर से चेक करते हैं। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति का जो 2 घंटे के बाद शुगरी ड्रिंक देने के बाद 140 से नीचे आता है ब्लड शुगर, वो नॉर्मल है। और अगर 140 से 199 तक आता है तो प्री डायबिटिक है, और 200 या उससे ऊपर होता है तो वो डायबिटिक है। ये तो हम सिर्फ शुगर टेस्ट करके बता सकते हैं कैसे हो सकता है। दूसरा HbA1c टेस्ट होता है, जो कि हमारा ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। उससे कैसे बता सकते हैं? नॉर्मल HbA1c, नॉर्मल जिनको डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ नहीं होती, उनका 5.6 से कम या उसके बराबर होता है HbA1c। प्री डायबिटिक्स का 5.7 से 6.4% तक होता है, वो प्री डायबिटिक होते हैं। और डायबिटिक लोगों का 6.5% या उसके ऊपर जिसका HbA1c होता है उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं कि इनको डायबिटीज़ है। इस तरह से हम इनको डायग्नोज करते हैं। और बच्चों में हम ये बताना चाहते थे कि बच्चों में प्री डायबिटिक होते हैं बच्चे, जो बच्चे ओवरवेट होते हैं उनमें टेस्टिंग करनी चाहिए। तो वो उनकी भी डायग्नोसिस ब्लड शुगर बेसिस पे ही होती है, जैसे एडल्ट्स का मैंने बताया। बच्चे जो ओवरवेट हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चों का टेस्ट करना चाहिए, जो मोटे हैं, ओबीज हैं। अगर और इसके साथ क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर उनके घर में कोई और मेंबर जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उन बच्चों का टेस्ट करिए। अगर उस बच्चे की माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, उस बच्चे का टेस्ट करिए। और अगर वो ओवरवेट है और अगर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन मिल रहा है, क्या क्या साइन होते हैं? बीपी बढ़ा होता है, PCOS हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस दर्शाता है। तो ऐसे माँओं के बच्चों को ज़रूर, जो कि ओबीज़ हों बच्चे भी, उनको हम लोगों को प्री डायबिटिक टेस्टिंग उनकी करनी चाहिए। तो अगर इन बच्चों का शुगर लेवल नॉर्मल आता है तो हर 3 साल बाद उनकी डायबिटीज़ की टेस्टिंग ज़रूर करिए कि प्री डायबिटीज़ में तो नहीं आ रहे हैं। और एक्सेस वेट जिसका भी हो, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चे हों, उनका वेट लॉस करने के लिए उनको इनकरेज करिए। तो लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कंडीशन होती है कि जो हमारा पैंक्रियास, पेट के पीछे एक ग्लैंड होती है पैंक्रियास, उससे इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन जो हम खाना खाते हैं, वो खाना जो है शुगर्स में कन्वर्ट होता है। उन शुगर्स को जो ब्लड स्ट्रीम में, खून में आती है, इंसुलिन उन शुगर्स को ले जाकर के सेल को देता है, और सेल को देता है तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारा जो है ये रेजिस्टेंस हो जाने से क्या होता है कि ब्लड में शुगर्स तो बढ़े रहते हैं, उस इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन बहुत है बॉडी में, कमी नहीं है इंसुलिन की, लेकिन इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, बॉडी वेट कम करिए,
ताकि उसकी जो है रेजिस्टेंस को कम किया जाए और वो जो इंसुलिन निकल रहा है वो यूज़ हो, ताकि जो शुगर लेवल्स हैं ब्लड से वो सेल को दिया जा सके और ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल रहे। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगला टॉपिक में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। सी यू अगेन, बाय।